आपसे डिस्कस, आपके पास ये फंक्शंस प्रोसीजर्स चैप्टर नंबर 7-8 में से प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं और पेपर के अंदर इसके कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर जो लाजमी आ सकता है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। सो बिफोर मूविंग इनटू दैट, लेट्स आल्सो डिस्कस दिस। राइट, लाइक फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस के अंदर आप क्या क्या बताएंगे। तो व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड डेटा स्टोर। अब आप इसको नेम्ड डेटा स्टोर कह लो या आप इसको प्लेस होल्डर वैल्यू कह लो, ये सारी वो प्लेस है जहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि एज हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया। वेरिएबल के अंदर एक बात हमेशा कॉमन है कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू कंटेन अ वैल्यू। लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। एक पॉइंट मैंने बताया कि इट्स अ डेटा प्लेस होल्डर वैल्यू, नेम डेटा स्टोर, जिसमें वैल्यू आ सकती है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमेशा से एक वैल्यू होगी, वैल्यू स्टोर हो सकती है और वो वैल्यू हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर चेंज हो जाएगी। इन ऑर्डर टू मेक प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल, वेरिएबल्स का एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। अब वेरिएबल्स की मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के लिए एक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, और वहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोग्राम है वो एज के ऊपर बेस करता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एज को इनिशियलाइज करा दूंगा 0 से। तो एज मेरे पास हो, जब भी एज 0 होगा उसके बाद जब प्रोग्राम चलेगा तो एज की वैल्यू जो है मेरे पास वो अपडेट हो सकती है, मतलब 15 हो सकती है, या एज की वैल्यू मेरे पास 16 हो सकती है। तो ये इस एग्जाम्पल के अंदर मेरी तीनों जो कंडीशन है वो मीट हो रही है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है कि मेरे पास जो मेरा डेटा है वो है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या कर रहा है, उसके अंदर जो डेटा की स्टोर्ड वैल्यू है वो जो है मेरे पास स्टोर हो रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक वैल्यू भी है। सेकंड चीज है कि जो ये जो वैल्यू है ये आपस में चेंज हो सकती है। Second thing, third, last thing is that in order to make the program understandable, we should be giving the variables a meaningful name. अब meaningful name means कि for example अगर age है तो आप इसी तरह के से लिखें, do not write it like this। इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, कोई और नाम भी नहीं होना चाहिए, meaningful होना चाहिए, so that you can easily understand it. So these are some सर three ये points for your variable. The second part is your constants. Or when it comes to constant, a constant is a name data store जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। ये वैल्यू आपके प्रोग्राम के अंदर कंटेन भी होगी, लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर चेंज नहीं होगी। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स तो आप लोगों को पता है। और सर अभी क्या पढ़ना? हेलो। जी जी, सर ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या है अभी? फंक्शंस प्रोसीजर्स। सर तो हमने तो पढ़ लिया था ना ये। हमारे पास फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं। एक मैंने पेपर का क्वेश्चन आपको बताया वेरिएबल और कांस्टेंट का। जो सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ P2 प्रोग्रामिंग का, वो आपके पास है प्रोसीजर्स और फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और अगर उन दोनों का सवाल आ जाता है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उससे कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा कि P2 के अंदर उसका क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा। अब फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई भी एल्गोरिथम बना रहे होते हैं, सो देयर कैन बी सिमिलर टास्क टू परफॉर्म देम। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक कोड की मिसाल लूँ, और कोड की एग्जांपल के अंदर मैं एक ही चीज़ को जो हूँ अगर रिपीटेडली लिखूँ, मैं नंबर ऑफ टाइम्स अपने पास लिखूँ, तो उसमें होता ये है कि जो मेरे कोड की लेंथ है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। उसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि मैं अपने पास फंक्शंस और प्रोसीजर लिखूं। पहली बात तो हमारे पास ये है कि पेपर के अंदर आपके पास ये वर्ड आ सकता है,
सब रूटीन्स। और सब रूटीन्स की जो दो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास हैं, फंक्शंस और प्रोसीजर्स। ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास सब रूटीन्स की। अब पेपर में सबसे पहले आएगा कि आपके पास सब रूटीन क्या है। अब अपने पास क्या लिखोगे, आप अपने पास लिखोगे कि सब रूटीन्स आर सेल्फ कंटेन्ड सेक्शन ऑफ योर प्रोग्राम दैट कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क। हमारे पास फंक्शन वो होते हैं जो हमारे प्रोग्राम कोड के अपना एक पर्सनल एरिया होता है, और जो यूज़ हो सकता है जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ हो। तो टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास कोड है, तो सबसे पहले ये होता है कि पेपर के अंदर जब भी आता है तो यहाँ पे आप लोग अपनी डिक्लेरेशन करते हो। डिक्लेरेशन करने के बाद फिर दूसरा स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन करते हो। फिर तीसरा स्टेप ये होता है आप अपने पास लूप लगाते हो। तो ये जो मैं 3 से 4 चीज़ें बता रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपके पास पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन, मतलब सूडो कोड है, अगर आपके जहन में नहीं आ रहा कि सर मैं इसको किस तरीके से लिखूं, तो सबसे पहली चीज़ आप इसके अंदर ये कर सकते हैं, आप डिक्लेरेशन से स्टार्ट करो। आप सवाल देखो, आप सवाल के अंदर से ये देखो कि यार इसमें से कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको मैं डिक्लेयर करा सकता हूँ। डिक्लेयर कराने के बाद जिन जो जो उसके अंदर आपकी वैल्यूज थी, उसके बाद आप उनको इनिशियलाइज कराओ। और इनिशियलाइज कराने के बाद जो है फिर आप अपना प्रोग्राम को करा सकते हो। फराज, आपका मैसेज मुझे मिल गया है, मैं आप फंक्शंस प्रोसीजर करा रहा हूँ P2 के, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे पास बेटा सबसे पहले तो ये सब रूटीन है। सब रूटीन के अंदर मैंने बताया सब रूटीन्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया ये कोड लिखने के क्या नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं। इसके बाद जब भी जो आपका ये लूप वाला एरिया होता है, लूप वाला एरिया वो होता है आपके प्रोग्राम या कोड का जिसमें आप ये बताते हो कि मेरा प्रोग्राम कहना क्या चाह रहा है। जिसमें आप ये बताते हो कि for example, if your age is greater than 18, so that means that you are an adult, and if it is less than 18, so that means you are younger than that. अब ये एक स्पेसिफिक लूप है, ये आपका पूरा काम बता रहा है। तो इस लूप को हम कैटेगराइज करा सकते हैं या तो फंक्शन से या तो प्रोसीजर से। एक बात यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब एक और चीज ये कि जब इस फंक्शन और प्रोसीजर, अब इस फंक्शन या प्रोसीजर को मैं अपनी तरफ से नाम दे सकता हूँ। अभी हम उसमें जाते हैं कि क्या वो फंक्शन है, वो क्या वो प्रोसीजर है। लेकिन अब इस कोड को अपने प्रोग्राम में बार बार लिखने से अच्छा ये है कि मैं इसको एक हेडिंग दूं, एक नाम दूं। या तो मैं उसको बोलूँ कि या तो ये फंक्शन है या तो ये प्रोसीजर है, और फिर मुझे बार बार इस कोड को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इस ही कोड को इसी नाम के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर एट द लेटर ऑफ द सेक्शन में मैं उसको कॉल करवा सकता हूँ। मतलब ये कि मैंने प्रोसीजर का नाम दे दिया, फंक्शन का नाम दिया, तो इससे ये होगा कि ये जो लूप है इसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मुझे चैट में बता दो कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, और इफ़ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग अगेन। लास्ट पार्ट जरूर रिपीट करना। जब भी आपके पास पेपर के अंदर सूडो कोड बनाने को आएगा, तो सूडो कोड बनाने के लिए आपके पास 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप करते हो अपनी डिक्लेरेशन, फिर आप करते हो अपनी इनिशियलाइजेशन, फिर आप लगाते हो अपना लूप, और फिर आप उसको एंड कर देते हो या जो भी आपकी वैल्यू हो। अब मैंने जो सब रूटीन की दो कैटेगरीज दी हैं, जिसमें फंक्शन और प्रोसीजर है, इसको मैंने लिंक करा है इस लूप से। मैंने इस लूप से उसको क्यों लिंक करा है, इस वजह से किया है बिकॉज दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ माय प्रोग्राम। मेरे पास सब रूटीन की डेफिनेशन क्या कहती है? सब रूटीन की डेफिनेशन ये कहती है कि ये ऐसा सेक्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम का जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर सके। तो ये जो मेरा लूप है ये मेरा स्पेशल पार्ट है जिससे पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो इसके बजाय कि मैं इस लूप को पूरा बार बार लिखूं, मुझे प्रोग्राम में ज़रूरत पड़े ये मैं पूरा बार बार लिखूं, मैं क्या करता हूँ, इसको एक नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल एज, मैंने इसको नाम दे दिया और मैंने इसको क्लासिफाई करा दिया कि वो फंक्शन है या तो वो प्रोसीजर है।
अभी मैं ये बताऊंगा कि फंक्शन और प्रोसीजर क्लासिफाई करना कैसे है या दोनों में क्या फर्क है। लेकिन अभी सबसे सिर्फ ये सुनो कि अगर मैंने उसको फंक्शन या प्रोसीजर करा दिया, अब कोड के अंदर मुझे लूप दोबारा से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो अगर मैं इसको डिक्लेयर नहीं कराता तो मुझे करना ये होता कि ये चारों 5 दफा मैं पूरा कोड लिखता, कॉपी पेस्ट करता। उससे क्या होता है भाई, मेरा जो कोड है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। तो उसका आसान तरीका ये हुआ कि मैंने इसको नाम दिया एज का। और अब मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एज लिखूंगा किसी भी पार्ट के ऊपर, तो वो उसी पूरे प्रोग्राम को उठा के ले आएगा और मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस क्लियर? यस सर। सर चैप्टर 7 और 8 की मेन तैयारी पास पेपर से करनी है ना? बाकी बुक के अंदर से क्या मतलब सिर्फ डेफिनेशंस करनी है यार? बेटा आपको बुक से भी करना है, आपको पास पेपर से भी करना है। बुक के अंदर जितना भी कंटेंट है वो घुमा फिरा के पास पेपर्स के अंदर ही है। तो इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने सिर्फ बुक को ओवरऑ किया, आपने पास पेपर किया और आपका ग्रेड आ गया। यू नेवर नो आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर आपको क्या सवाल देता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है। अब पेपर के अंदर वो फंक्शन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर दे, लिखने को दे, आपको आना चाहिए। जैसे जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि भाई आपको पता होना चाहिए फंक्शन प्रोसीजर क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके साथ काम कैसे करना है, ये आप अपनी जिम्मेदारी पूरी रखो। फिर एग्जामिनर चाहे कुछ भी पूछे, लेकिन एग्जामिनर आपसे कहता है कि जो चीज मैंने अपने सिलेबस में दी हुई है मैं वही दूंगा। मैं कभी भी आपको ऐसी चीज नहीं दूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं हो। तो आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी रखें, आप पूरी बुक रटें, पूरी बुक समझें जो मैंने क्लासेस में समझाई हुई, और आप पास पेपर्स करें। यू आर गुड टू गो, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है चैप्टर 7 और 8 में। ओके सर। ये तो थी इसका कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट इस वजह से दे रहा हूँ, अगर थ्योरी के अंदर आ गया तो तुम लोग बुक की डेफिनेशन छाप के लिख लोगे। लेकिन अगर एल्गोरिथम के अंदर आ गया, सूडो कोड के अंदर आ गया, तो क्या लिखोगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अब मैं ये बता देता हूँ कि लिखना क्या है। अच्छा, अब हमारे पास देखो, पहले तो हम लोग दोनों दोनों जो चीजें हैं उसके अंदर एक चीज सेम है। सबसे पहले क्या है, क्या प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर। अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर। ये दोनों चीजें इसके अंदर सेम है, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आप एज को लिया, एज को हमने नाम दे दिया फंक्शन या प्रोसीजर का, और उसको मैंने ग्रुप कर दिया। मतलब बहुत सारे कोड्स की लाइनें हैं मेरे पास, बहुत सारी लाइन, इन सबको मैंने एक नाम दे दिया। इनको मैंने नाम दे दिया एज, अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, मैंने प्रोसीजर को भी दे दिया, और मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को भी दे दिया अंडर अ सिंगल नेम। इसके बाद ये हम जब यूज करेंगे जब हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म कराना होगा किसी भी पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको बुला लूंगा। यहां तक ये दोनों मेरे पास सेम है। लेकिन फंक्शन के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा है कि फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू बैक टू द मेन प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या है सर? अब देखो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कि हमने ये वाले फंक्शंस पढ़े, f(x)=6x+4। अब f(4) के अंदर मैं क्या करता था, 6 की वैल्यू 4+4 करता था, और ये मेरे पास एक आंसर आ जाता था f(4) का। दैट मीन्स कि इस फंक्शन के अंदर जब मैंने ये वैल्यू डाली तो ये मुझे रिटर्न करके एक वैल्यू आ गया। तो अगर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ, चलो फंक्शन मैंने वही बना लिया एज, ये मैंने बना लिया मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, एज। अब इस फंक्शन का काम ये होगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर लूप लगेगा, और उसके बाद वैल्यू इस लूप से कैलकुलेट आके आपके एज के वेरिएबल के अंदर अपडेट होगी। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है, इसने इस वैल्यू को क्या कराया, रिटर्न कराया, इसने इस वैल्यू को अपडेट कराया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी की एज जो है वो 18 से ज्यादा है, तो आप उसको स्टोर कर दो द पीपल हु हैव एजेस मोर देन 18, और उसके लिए मैं एक एरे दे दूं एज 18+ के नाम से। और उसके बाद जो एज 18 साल से ज्यादा के लोगों की है उसके अंदर मैं काउंट+1 भी कर दूं। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये कि वो एरे के अंदर स्टोर हो रही है, और दूसरा काम ये हो रहा है कि वो काउंट+1 भी हो रहा है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग इट कि एक वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो रही है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से
प्रोसीजर की बात करता हूँ तो बेटा प्रोसीजर आपके पास क्या होता है? प्रोसीजर होता है किसी भी चीज या किसी भी चीज को काम करने का तरीका। जैसे कि आप लोगों के पास पेपर आया, अब पेपर आपने खोला, अब अभी आपने पेपर को सॉल्व नहीं किया, आप सिर्फ पेपर के पेज पलट रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो कि सर इसमें कौन कौन से सवाल हैं, तो ये आपका क्या है? प्रोसीजर। क्योंकि अभी कोई भी आउटपुट आपने जनरेट नहीं किया, लेकिन जब आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया, दैट मीन्स दैट यू आर रिटर्निंग अ वैल्यू, सो दैट इज फंक्शंस। अब पेपर के अंदर आता है फंक्शन और प्रोसीजर, के दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप लोग ये लिख सकते हो कि सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स है, नाम जो है वो ग्रुप होता है एक नंबर का, लेकिन फंक्शन हमेशा से एक वैल्यू को रिटर्न कराएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स का काम ये होता है कि वो सिर्फ वैल्यूज स्टोर करते हैं जिस आर्ग्यूमेंट को हम पास कराते हैं फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर। पैरामीटर जैसे कि समझ लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे रेक्टेंगल के पैरामीटर्स क्या हैं? तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा इसकी विड्थ और हाइट क्या है। इसी तरह से मेरे पास कोई प्रोग्राम है तो उसकी वैल्यूज आती हैं, वो वैल्यूज हमारी क्या होती हैं? हमारे पैरामीटर्स। अब हम इसके बाद ये देख लेते हैं कि भाई इनको हम डिक्लेयर या इनको हम कॉल कैसे कराएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अब आपके पास पेपर के अंदर अगर आ जाता है कि आपने एक प्रोसीजर बनाना है, फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपने जो है एक फंक्शन या प्रोसीजर बनाना है। देख, सबसे पहले तो आप एक काम ये करें कि आप अपने पास उस प्रोसीजर का नाम देखें जो सवाल के अंदर दिया हुआ है, और आप जो है वो वहाँ पे लिख लें, फॉर एग्जांपल प्रोसीजर, और जो वो प्रोसीजर है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया एज। सबसे पहले क्या करना है? प्रोसीजर लिखना और उस प्रोसीजर का नाम लिख देना। उसके बाद फिर जो भी आप लोगों का लूप शूप वगैरह है या जो भी आउटपुट करना है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप कर देंगे एंड प्रोसीजर। याद रहे कि प्रोसीजर अगर शुरू करोगे तो प्रोसीजर को एंड भी करना होगा। तो इट गोज लाइक दिस। यहाँ पे भी प्रोसीजर स्टार्ट आउटपुट है और फिर हमने इसको यहाँ से कॉल करा दिया। ये हमारे पास प्रोसीजर है। जैसे कि यहाँ देखो, अब एक एक और चीज ये कि अब मुझे अगर कोई भी पेपर के अंदर प्रोसीजर आया और उस प्रोसीजर के साथ कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो याद रहे कि उस वैल्यू की डेटा टाइप के साथ मैं मुझे उसको कराना पड़ेगा डिक्लेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है प्रोसीजर स्टार्स। तुम लोगों को ये तो पता है कि प्रोसीजर तुम लोगों ने लिखना कैसे है, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर स्टार्स, और प्रोसीजर स्टार्स के साथ वो जो भी नंबर हमारे पास मौजूद है, मैंने ये जो भी मेरा वेरिएबल है चाहे वो एज हो, यहाँ पे मैंने एज लिखी और मैंने एज के साथ उसकी डाटा टाइप लिख दी कि वो मेरे पास क्या है? इंटीजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपने पास लिखा नंबर और मैंने नंबर के साथ लिख दिया इंटीजर, या जो भी वो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो एक चीज़ याद रहे कि अगर पेपर के अंदर ये दिया हुआ है कि वैल्यूज भी डिक्लेयर कराओ, तो ये भी आप कराओगे, जो शायद मैंने सिनेरियो बेस्ड सवाल के अंदर कराई नहीं होगी। इसके बाद फिर आप लोग अपनी डिक्लेरेशन करके अपना प्रोग्राम चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लो, प्रोसीजर स्टार्ट्स, डिक्लेयर कराया काउंटर फॉर काउंटर 1 2 नंबर आउटपुट नेक्स्ट काउंटर एंड प्रोसीजर। फिर मैंने इसको करा दिया कॉल स्टार्स 7 और नंबर 7। बेटा यहाँ तक आप में से किसी को कोई परेशानी? सर डिक्लेयर वाला पार्ट फिर से रिपीट कर देंगे? डिक्लेयर वाला समझ नहीं आया? जी वो एज वाला जो एज टीचर करके जाके लिखा हुआ। ये वाली लाइन डिक्लेयर काउंटर इंटीजर। नहीं नहीं, उससे ऊपर वाली नंबर से टीचर करके लिखा हुआ ये बेटा था, मैं ये कह नंबर रहा कॉल। हूँ, देखो जब तुम भी अपना इसका नाम लिखोगी ना, जो भी तुम्हारा प्रोसीजर है, चलो एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम कह रहा है कि मुझे स्टूडेंट्स के नेम लेने हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंदर मुझे स्टूडेंट के नेम स्टोर करने हैं और मेरे पास दो नाम है।
वो दो नाम मेरे पास कौन से, एक नाम है मेरे पास फराज और एक नाम है मेरे पास मसूद। मुझे दोनों के नाम स्टोर कराने हैं प्रोसीजर के अंदर। अब आप लोगों ने करना ये है कि अभी हम ये नहीं देखेंगे कि वो नाम क्या है, फराज है या मसूद। हम अपने पास एक मीनिंगफुल वेरिएबल लेंगे। वो मीनिंगफुल वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट नेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद हम लिखेंगे नेम्स, और नेम्स के बाद फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, और स्टूडेंट के नाम की डेटा टाइप क्या होगी यहाँ पे, स्ट्रिंग्स। ये इस तरीके से ये काम करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? मतलब ये मैंने ना एक मिसाल दी, अब पेपर में कुछ भी हो सकता है वैल्यू स्टोर नहीं करानी हो, प्रोसीजर में डिक्लेयर नहीं करानी हो, तो सीधा सीधा प्रोसीजर लिख लेना। लेकिन अगर तुम लोग मेरी पिछली वाली रिकॉर्डिंग पे जाके सिनेरियो बेस्ड सवाल को देखो, तो उसमें मैंने प्रोसीजर के नाम के साथ जो जो वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मैंने डिक्लेयर की है, तो वैल्यूज डिक्लेयर होती हैं। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि एक फंक्शन को डिक्लेयर कैसे कराना है। फंक्शन का मैंने क्या बताया था, ये हमेशा जो तुम लोगों को वो एक वैल्यू रिटर्न कराएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, फिर मैंने लिखा अपने फंक्शन का नाम, फंक्शन सेल्सियस। अब फंक्शन सेल्सियस के अंदर मैं वैल्यू क्या ले रहा हूँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेटा टाइप मेरे पास क्या होगी, रियल। लेकिन ये वैल्यू जो है वो मुझे वापस भी कराएगा, तो फंक्शन अगर पेपर में आया तो उसके साथ लाजमी लिखना कि वो रिटर्न करा रहा है। जैसे ये आ गया फंक्शन टैग, फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, सेल्सियस। सेल्सियस क्या वैल्यू ले रहा है, टेम्परेचर, जिसकी डेटा टाइप है रियल। और ये क्या रिटर्न करा रहे हैं, रियल वैल्यू। लेकिन अब ये देखो कि रिटर्न मुझे कराना क्या है, रिटर्न के साथ लिखा हुआ है कि टेम्परेचर -32 डिवाइडेड बाय 1.8। दैट मीन्स कि जो भी वैल्यू मेरे पास मेरे टेम्परेचर के अंदर है उसको मैंने माइनस किया 32 से, और मैंने डिवाइड कर दिया 1.8 से। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 18 लिखता हूँ, तो 18 -32 डिवाइड बाय 1.8 एक वैल्यू आ गई। अच्छा, वो वैल्यू किस में होगी, रियल में, और वो स्टोर किस में होगी, टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि टेम्परेचर -32/1.8 एंड रिटर्न। रिटर्न यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि फंक्शन का नाम क्या है, टेम्परेचर रियल, रिटर्न करा रहा है रियल। तो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये किस में रिटर्न होके आ जाएगी, टेम्परेचर में। और टेम्परेचर के फंक्शन का नाम क्या है, सेल्सियस। इज दिस क्लियर? आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी ऐसी चीज जो दोबारा समझाऊं? अच्छा, पेपर के अंदर बेटा एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस है। अब एक चीज वैसे यहाँ देख लो, अभी भी वैसे मैंने बताया कि जब भी फंक्शन और प्रोसीजर डिफाइन होगा तो डिफाइन करने में सबसे पहले आएगा फंक्शन और प्रोसीजर का नाम, कौन सा पैरामीटर हम उसके अंदर पास कर रहे हैं, उसकी डेटा टाइप, और उसकी जो है वो डेटा टाइप की रिटर्न वैल्यू क्या है। ये तीनों चीज़ें आपके पास लाजमी आएंगी। प्रोसीजर कॉल्स को हम स्टैंड अलोन स्टेटमेंट भी कहते हैं, फंक्शन कॉल को हम एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसके बाद मेरे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल है। और लोकल वेरिएबल वो होता है जो आपके सिर्फ प्रोग्राम के पार्ट के अंदर यूज़ हो सकता है, और वहाँ पे वो डिक्लेयर्ड होता है, लेकिन जो उसका स्कोप है वो सिर्फ उस प्रोग्रामिंग के पार्ट तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल ऐसा होता है जो आपके प्रोग्राम में थ्रू आउट कहीं भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो, इन्होंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, डिक्लेयर कराया हुआ है नंबर 1 को, नंबर 2 को, और आंसर को इंटीजर से। तो ये जो है मेरे पास आंसर, ये मेरे पास क्या है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल। मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां मर्जी है मैं इसको यूज कर लूंगा।
लेकिन मेरा दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, आंसर हो गया। एक ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में जहां मर्जी है इसके अंदर मैं वैल्यू दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ देखो, अब ये मैंने प्रोसीजर स्टार्ट कराया, ये लिखा प्रोसीजर, और यहाँ पे मैंने ये लिखा एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर को लिखने के बाद प्रोसीजर का नाम दिया। लेकिन अब जब इस प्रोसीजर के अंदर मैं इन दोनों को कोई भी डाटा टाइप असाइन करा रहा हूँ, प्रोसीजर को ओपन करने के बाद, तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा तो वो सिर्फ इसी एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। और जब इसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी तो ये मेरे पास क्या है, लोकल वेरिएबल। इसमें कोई सवाल?